ओके बेटा, हम लोग पहुंचे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। अब मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि जैसे जैसे हर साल एडिशन चेंज होता है तो क्वेश्चन नंबर चेंज होता है, लेकिन आज वाला जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कंपनी का नाम है हरिओम कंपनी, हरि ओम कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। अब मेरे को जो सिखाने वाली पॉइंट है इस क्वेश्चन में वो ये है कि यहाँ पे 10,000 ए टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ 100 ईच, 40 पेड अप, और बी टाइप के इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। मेरे पॉइंट समझाने की ये है कि जो ए टाइप के शेयर्स हैं उनकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपीज, और जो बी टाइप के शेयर्स हैं उनकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज। तो ये दोनों की फेस वैल्यू अलग अलग है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों की फेस वैल्यू अलग अलग है। ए टाइप के इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपीज है और बी टाइप के इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। अब मैं क्या करता हूं, हमेशा जब भी ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं तो पहले पूरा फॉर्मेट बना लेता हूं। फर्स्ट मेथड के 7 स्टेप्स करने से पहले ये स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ पेड अप कैपिटल एंड अनपेड कैपिटल, ये स्टेटमेंट हमेशा पहले बनानी है। अब मैंने मोस्टली सब जगह पे फॉर्मूला लगा दिए हैं। आप लोग के पास लैपटॉप या पीसी होगा नहीं एग्जाम में, तो आप लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, मोस्टली सब जगह पे फॉर्मूला लगा दिया है और सारा फॉर्मेट पहले से ही बना देना है आपको। ये पहला मेथड नेट एसेट मेथड या बुक वैल्यू मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इसमें 7 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, स्टेप 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, स्टेप 3 एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, उसके अंदर स्टेप 3A, 3B और 3C। 3C मतलब स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट। तो आप लोगों को पहले ये फॉर्मेट बनाने में ही बहुत टाइम चला जाएगा, 10-15 मिनट तो आपको ये फॉर्मेट बनाने में चले जाएंगे। फिर स्टेप 4 प्रॉफिट, स्टेप 5 गुडविल, स्टेप 6 कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, इसके अंदर 4 अमाउंट आती है। पहली अमाउंट कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल मतलब स्टेप 1 का आंसर, फिर गुडविल की न्यू वैल्यू मतलब स्टेप 5 का आंसर, गुडविल की न्यू वैल्यू चाहिए मतलब स्टेप 5 का आंसर, फिर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू चाहिए, फिर अनकॉल्ड अमाउंट चाहिए ए टाइप और बी टाइप के शेयर्स का, फिर इन सबका जो टोटल आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, जो इन सबका टोटल आएगा। फिर बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर। अब इस क्वेश्चन में स्टेप 7B होगा, क्योंकि एक से ज्यादा टाइप के इक्विटी शेयर्स दिए हुए और उनकी फेस वैल्यू अलग अलग है, तो स्टेप 7B होगा। तो मैंने स्टेप 7B का फॉर्मेट पहले से ही बना दिया है। स्टेप 7B के अंदर पहला स्टेप रेशियो ऑफ कैपिटल्स इफ फुली पेड अप, दूसरा स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, टाइप ए का अलग, टाइप बी का अलग, फिर बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए और बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप बी। ये सिर्फ ब्लैंक फॉर्मेट है, अभी इसके अंदर सारी अमाउंट्स मेरे को समझाना बाकी है। फिर सेकंड मेथड स्टार्ट होगा, मार्केट वैल्यू मेथड और यील्ड बेसिस वैल्यूएशन। इसके अंदर स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 1A एडजस्टमेंट्स, स्टेप 1B सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, वो डिपेंड करता है ट्रेंड पे। उसके बाद स्टेप 1C स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल में होता है ITD और एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स में होता है TGD। इसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड, स्टेप 2 रेट ऑफ डिविडेंड। उसके बाद स्टेप 3 मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर, उसमें टाइप ए को अलग से सॉल्व करेंगे, टाइप बी को अलग से सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में थर्ड मेथड फेयर वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। तो जो भी सब आप ये अननोन वैल्यूज देख रहे हो, ये जो भी सब अननोन वैल्यूज है वो मैंने फॉर्मूला लगाए हुए हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला लगाए हुए हैं। आप लोगों को पूरा मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में पहले ये 5 या 6 पेज का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, हर एक स्टेप के बाद आधा आधा पेज छोड़ देना, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूं और हमेशा के जैसे पहले एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। देखो, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% मोर देन बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% मोर देन बुक वैल्यू।
तो ऊपर आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है ये 7,50,000 एसेट साइड पे, और लाइबिलिटी साइड पे इसका डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है 75,000। एसेट साइड पे ये वाला 7,50,000 और लाइबिलिटी साइड पे 75,000। तो मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट मेथड के फर्स्ट स्टेप में जाऊंगा, मतलब नेट एसेट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल में जाऊंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसकी पहले मैं बुक वैल्यू सॉल्व करूंगा। तो एसेट साइड पे दिया हुआ है 7,50,000 माइनस लायबिलिटी साइड पे इसका डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है 75,000। तो इसका बुक वैल्यू जो आएगा वो होगा 7,50,000 माइनस 75,000, तो ये आएगा 6,75,000। ये इसका बुक वैल्यू आएगा 6,75,000। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू इज 20% मोर, मार्केट वैल्यू इज 20% मोर, तो मैं लिख दूंगा एड 20%। मार्केट वैल्यू जो है वो 20% मोर है, तो 6,75,000 का मैं पहले 20% निकालूंगा। तो 6,75,000 का 20%, 6,75,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, तो ये होता है 1,35,000। 1,35,000 जो है लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू हो जाएगी 675 प्लस 135, तो ये मार्केट वैल्यू हो जाएगी 8,10,000। लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 8,10,000, ठीक है। ये 8,10,000 हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे 8,10,000। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% मोर देन बुक वैल्यू। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुक वैल्यू कैसे आएगा। तो जो एसेट साइड की अमाउंट है उससे लायबिलिटी साइड की अमाउंट माइनस कर दोगे तो बुक वैल्यू आ जाएगा। फिर 20% मोर, तो 6,75,000 का 20% ये होता है 1,35,000। 6,75,000 का 20% ये होता है 1,35,000। 1,35,000 ऐड कर देंगे तो मार्केट वैल्यू 8,10,000। ये पहले मेथड के पहले स्टेप में आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल में। आगे सेकंड एडजस्टमेंट, a dividend of rupees 25,000 has been received on shares of subsidiary company. सुनना ध्यान से, a dividend of rupees 25,000 has been received on shares of subsidiary company। अब यहाँ पे हमारे पास shares of subsidiary company है, तो जो shares of subsidiary company होता है वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होता है, और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का जो भी डिविडेंड है वो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। मैंने नोट्स में बताया है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे नोट्स में साइड में लिख देता हूँ, पहले भी मैंने नोट्स में ये चीज बताई है। ये इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सी एडजस्टमेंट टू इक्वल टू 25,000 रुपीज। अब एडजस्टमेंट 2 में जो 25,000 रुपीज दिया हुआ है वो डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी है, ये कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ये मैंने नोट्स में पहले भी क्वेश्चन में बताया, इस क्वेश्चन में भी बता दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़े। इन शॉर्ट ये 25,000 का कहीं पे भी कुछ भी नहीं होगा, ये 25,000 की कोई 25,000 का कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड एडजस्टमेंट, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years आर एज अंडर विच आर सब्जेक्ट टू 50% टैक्स। अब ये जो शब्द लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू टैक्स, सब्जेक्ट टू 50% टैक्स। अब सब्जेक्ट टू टैक्स का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मैं यहाँ पे साइड में नोट्स में लिख के देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पॉइंट करके एक, प्रॉफिट सब्जेक्ट टू टैक्स इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट सब्जेक्ट टू टैक्स मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ये वाला जो प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख, 450, 6 लाख, 650, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ये पहले मेथड के स्टेप 3A में काम आएगा। 2008-9 से शुरू हो रहा है, नंबर्स याद कर लो, ये अमाउंट्स और ये ईयर्स याद कर लो। 2008-9 से शुरू हो रहा है, तो इसको मैं स्टेप 3A में जाके लिखूंगा। पहले मेथड का
स्टेप 3A, ये एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। इसमें पहला कॉलम दिया हुआ है आपको ईयर का, ईयर में दिया हुआ है 2008, 9, 2009, 10, 2010, 11, 2011, 12, और आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है सब्जेक्ट टू टैक्स। अब प्रॉफिट सब्जेक्ट टू टैक्स मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये दिया हुआ है सबसे पहले 4 लाख, फिर 450, फिर 6 लाख और 650। ठीक है, ये मैंने चारों साल का प्रॉफिट लिख दिया। अब ये चीज हमेशा चेक करना कि यहाँ पे जो आखिरी साल होना चाहिए, सबसे नीचे वाला साल होना चाहिए, ये वही साल होना चाहिए जो बैलेंस शीट की डेट है। यहाँ पे लिखा है 2011-12, तो बैलेंस शीट की डेट भी यही होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में जाएंगे और क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट की डेट देखोगे, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ हरिओम कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31/3/12, ये 31/3/12 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो जो आखिरी साल होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो बैलेंस शीट वाला साल है। ये बैलेंस शीट वाला ईयर होना चाहिए 2011-12। डन। इसको मैं सॉल्व बाद में करूंगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ मैंने लिख के छोड़ दिया। ठीक है, सॉल्व बाद में करूंगा, एडजस्टमेंट्स दी हुई है कि नहीं वो सब चेक करना पड़ेगा, सिर्फ मैंने अभी लिख के छोड़ दिया। आगे फिर लिखा हुआ है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोगों को फर्स्ट मेथड के सेकंड स्टेप में काम आएगा और सेकंड मेथड के थर्ड स्टेप में। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15%, सुनते रहना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% है। तो फर्स्ट मेथड में यहाँ पे जब हम लोग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो 15% हो जाएगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 15%। ये 15% यहाँ पे भी काम आएगा, और सेकंड मेथड जो होता है मार्केट वैल्यू मेथड, उसमें यही 15 डिवीजन में आता है। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। सेकंड मेथड का स्टेप 3 होगा, मार्केट वैल्यू पर शेयर होगा, ये रहा। ये मार्केट वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है, मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15 टाइप ए में भी और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15 टाइप बी में भी। एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है कि जितना मैं ऊपर लिखूंगा 15, वही नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा 15। ठीक है, तो जितना मैं ऊपर लिखूंगा उतना ही नीचे मेरा सेम कॉपी हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये सेकंड मेथड के थर्ड स्टेप में मार्केट वैल्यू पर शेयर में 15 यहाँ पे टाइप ए में भी डिवाइड होगा और यहाँ पे टाइप बी में भी 15 डिवाइड होगा। तो स्टेप्स पहले से ही लिख लोगे, जो जो वैल्यूज पता है वो पहले से ही लिखते जाओ। आगे फिर क्वेश्चन में जाएंगे। आगे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर 5, goodwill is to be calculated at 3 times of the super profit, 3 times the super profit। अब ये जो 3 times the super profit है, goodwill is to be valued at 3 times the super profit, ये पहले मेथड के स्टेप 5 में काम आएगा। फर्स्ट मेथड का स्टेप 5 ये होता है गुडविल, और इसमें 3 years परचेज आएगा। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 times द सुपर प्रॉफिट, तो जितना भी हमारा सुपर प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 years परचेज कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 years परचेज मतलब 3 times गुडविल की वैल्यू होगी 3 times ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जितना यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। ठीक है, इससे एक बात क्लियर होती है कि एडजस्टमेंट्स में गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दी हुई है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 times द सुपर प्रॉफिट, मतलब गुडविल की न्यू वैल्यू एडजस्टमेंट में नहीं दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ, सुनना नोट्स अच्छी तरह से, ये रूल यहां पे मैं कॉपी कर दूंगा।
यहाँ पे here new value of goodwill is not given, here new value of goodwill is not given, so step 1 2 3 4 5 6 7 will be done. मतलब 1 से लेकर 7 तक सारे स्टेप्स होंगे क्योंकि गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दी हुई है, तो स्टेप 1 से लेकर 7 तक सारे स्टेप्स होंगे। मैंने बताया पहले भी 2-3 बार कि अगर गुडविल की मार्केट वैल्यू दी हुई हो तो पहले मेथड में स्टेप नंबर 1 6 7 होगा। गुडविल की मार्केट वैल्यू दी हुई है एडजस्टमेंट में, तो पहले मेथड में स्टेप 1 6 7 होगा, और अगर गुडविल की मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है तो सारे के सारे सातों स्टेप्स होंगे। आगे अब हम लोग पहुंचे एडजस्टमेंट 6 पे। इट इज द ट्रेडिशन ऑफ द कंपनी टू कैरी फॉरवर्ड 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू जनरल रिजर्व। बस यहां तक 20% प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। अब ये जो 20% प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व होता है ये डायरेक्टली सेकेंड मेथड में काम आएगा। टीजीडी बोलते हैं हम लोग, टीजीडी मतलब जी फॉर जनरल रिजर्व। ये डायरेक्टली सेकेंड मेथड में जो स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये सेकेंड मेथड में जो स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, इसमें अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व माइनस होगा। टीजीडी फॉर्मेट बोलते हैं, ये रहा टीजीडी। ठीक है, सबसे पहले टी माइनस होता है, मतलब ये सेकंड मेथड जो होता है मार्केट वैल्यू मेथड, उसका स्टेप 1C है। सेकंड मेथड का स्टेप 1C लिख के करोगे तो ज्यादा आइडिया आएगी। फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ होगा तो ज्यादा आइडिया आएगी। पहले पूरा वीडियो देख लो, ये बाद में लिखना। जितने स्टेप्स आपको याद हो उतना अच्छा। तो ये अभी कुछ लिखना नहीं, पहले पूरा वीडियो कंप्लीट होने दो। तो ये जो अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 20%, ये 20% हम लोग निकालेंगे। ये 20% हम लोग निकालेंगे। 20% किसका? 20% किसका? मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में लिख देता हूँ। ये 20% किसका? 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो आएगा यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ये लिखा हुआ है PAT, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसका 20%। देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू जो भी यहाँ पे नंबर आएगा मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। मतलब जो भी यहाँ पे नंबर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको मल्टीप्लाई बाय 20/100 कर देंगे। अभी फिलहाल ये सब अननोन वैल्यू एरर आएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पे 20% भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अभी ये डिवीजन, 0 फैक्टोरियल जो भी एरर आ रहा है, बाद में अपने आप ये सुधर जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है जो भी यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसका 20% फाइंड आउट करना है, वो लास्ट में फाइंड आउट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 20%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एडजस्टमेंट्स मेरे हिसाब से सारी कंप्लीट हो गई। एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई सारी। ठीक है, ओके। अब ओल्ड बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट हो गई। हाँ, लास्ट में लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एंट्रेंसिक वैल्यू मतलब फर्स्ट मेथड एंड मार्केट वैल्यू मतलब सेकंड मेथड। एंट्रेंसिक वैल्यू मतलब फर्स्ट मेथड, मार्केट वैल्यू मतलब सेकंड मेथड कैलकुलेट करने के लिए बोला है। थर्ड मेथड नहीं पूछा है, पर थर्ड मेथड बहुत छोटा ही होता है, वो मैं सॉल्व कर ही दूंगा। थर्ड मेथड पूछा नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पूछा हो तो नहीं करना। ओके, अब ये गुडविल की ओल्ड वैल्यू 2,50,000, ये कभी भी किसी भी चैप्टर में नहीं लेते हैं। गुडविल की ओल्ड वैल्यू कभी भी किसी भी चैप्टर में नहीं लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया हमारा। मशीनरी 7 लाख और लायबिलिटी साइड पे इसका डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है 1,05,000। अब देखो मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके बताता हूँ। गुडविल की जो ओल्ड वैल्यू है ये कभी भी किसी भी चैप्टर में नहीं लेते हैं। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फंड भी हो गया। अब मशीनरी बाकी है 7 लाख, मशीनरी 7 लाख बाकी है और मशीनरी का डेप्रिसिएशन फंड भी बाकी है 1,05,000। तो ये मैं स्टेप 1 में लिखूंगा मशीनरी 7 लाख, ये मैं स्टेप 1 में लिखूंगा मशीनरी 7 लाख और माइनस इसका जो डेप्रिसिएशन फंड है वो है 1,05,000। तो आउटर कॉलम में आएगा 7 लाख
माइनस 1,05,000, तो ये हो जाएगा 5,95,000, मतलब एसेट साइड माइनस लायबिलिटी साइड, बाकी जो 5,95,000 बचा इसको हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं, 5,95,000 बुक वैल्यू। आगे फिर आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट में तीन इन्वेस्टमेंट दी हुई है। सबसे पहले शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 1,50,000। ये जो शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी होता है ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होता है। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आता है स्टेप नंबर 6 में, पहले मेथड का स्टेप 6, 1,50,000। ये पहले मेथड का स्टेप 6। यहां पे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स आएगी हमारी सारी, मेरी गलती है। यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स आती है, मेरी गलती है। शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी जो है वो पहले मेथड के स्टेप 1 में आएगा, ठीक है, मैंने भूल से गलत बोल दिया। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो है 1,50,000 वो यहाँ पे आएगा, शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। ये हमारा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होता है, वो मैंने सही बोला, ये हमारा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें ए पॉइंट करके लिखता हूं मैं, शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 1,50,000, ये हमारी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होती है 1,50,000। ये स्टेप 1 में आएगा, पहले मेथड के स्टेप 1 में आएगा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। आगे इसके बाद आपको दिया हुआ है 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 30,000। ये जो 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स है 30,000, ये फंड से रिलेटेड है। अब जो भी फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होती है वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होती है। 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, तो मैं यहाँ पे बी पॉइंट करके लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। किसी भी फंड से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होती है, ठीक है। अब ये 12% जो है, इस 12% का हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो 12% है, इस 12% का कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हमारे काम का नहीं होता है, तो ये 12% हमारे काम का नहीं है। हाँ, 30,000 हमारे काम का है, 30,000 ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगा। आगे फिर आपको दिया हुआ है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फेस वैल्यू 1 लाख और बुक वैल्यू 90,000। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होता है। ये 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होता है। 1 लाख और 90,000 याद रखना, 1 लाख और 90,000। सबसे पहले ये जो 90,000 है ये मैं स्टेप 6 में लिखूंगा, 90,000 स्टेप 6 में। स्टेप 6 में यहां पे मैं लिखूंगा 10% गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब वैसे हमको इसकी मार्केट वैल्यू चाहिए, लेकिन क्योंकि मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है, इफ मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन देन टेक बुक वैल्यू। ये जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होता है। वैसे हमको इसकी मार्केट वैल्यू चाहिए, बट मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है, तो जो बुक वैल्यू है 90,000 वही हम लोग ले लेंगे। तो ये 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होता है, ठीक है। 90,000 ये इसकी बुक वैल्यू है। अब इसका जो इंटरेस्ट है वो भी हमारे काम का है। अब पहले मेथड के स्टेप 3C में जाएंगे। फर्स्ट मेथड का जो स्टेप 3C होता है वो होता है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, और फर्स्ट मेथड में होता है ITD, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल में ITD। अब इसमें I जो होता है ये होता है इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। ये जो I होता है ये इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होता है। अब इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स ये मैं फेस वैल्यू पे निकालूंगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फेस वैल्यू है 1 लाख, इसमें मैं मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा। इंटरेस्ट जो मैं सॉल्व करूंगा वो फेस वैल्यू पे, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा।
फेस वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख का 10% होगा 10,000, 1 लाख का 10% होगा 10,000, ठीक है। इंटरेस्ट मैंने फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया, और जो स्टेप 6 में मैंने लिखा था वो 90,000 लिखा था, ये स्टेप 6 है। इसमें जो मैंने अमाउंट लिखी थी 90,000 लिखी बुक वैल्यू, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे, और स्टेप 6 में बुक वैल्यू, ठीक है। चलो आगे। तो शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी स्टेप 1 में आएगा, 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट स्टेप 1 में आएगा, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 90,000 स्टेप 6 में आएगा, और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट होगा वो स्टेप 3C में आएगा, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 6, और जो इंटरेस्ट होगा वो स्टेप 3C में। ओके, डेटर्स और बीडीआर दिया हुआ है 160 और 10, आउटर कॉलम में 150। कभी भी आप लोग डेटर्स में कंफ्यूज हो जाओ तो डायरेक्टली आउटर कॉलम ले लेना 1,50,000, डेटर्स 1,50,000 आउटर कॉलम। स्टेप 1 में आएगा ये डेटर्स 1,50,000। कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो आउटर कॉलम, डेटर्स का आउटर कॉलम 1,50,000, ठीक है। ये डेटर्स लिख दिया 1,50,000 जो आउटर कॉलम में दिया हुआ है। आगे उसके बाद आपको दिया हुआ है स्टॉक, ये एसेट्स में लेंगे, कैश एंड बैंक ये भी एसेट्स में लेंगे, 2 लाख और 60,000, 2 लाख और 60,000 स्टॉक, 2 लाख, कैश एंड बैंक 60,000। स्टॉक को स्टेप 1 में लेंगे, कैश एंड बैंक को भी स्टेप 1 में लेंगे, 2 लाख और 60,000। इसके बाद आपको एसेट साइड पे दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को एसेट्स में नहीं लेते हैं, इसका कहीं पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इसको भूल जाओ। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मतलब फिक्टिशियस एसेट्स, ये हमारे काम के नहीं होते। अब लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख, तो इसमें ये 5 लाख भी काम आएगा और इसका 10% भी काम आएगा। 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख, ये जो 5 लाख है ये 5 लाख रुपीस स्टेप 1 में माइनस होगा अलग से इज्जत देके 5 लाख। ये है हमारा 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये लायबिलिटीज में माइनस होगा अलग से, इसको लायबिलिटीज में माइनस करेंगे लेकिन अलग से, बाकी सारी लायबिलिटीज अलग से माइनस करेंगे, और ये जो 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल है 5 लाख उसको अलग से माइनस करेंगे। अब इस 5 लाख का 10% डिविडेंड होगा 50,000, ये जो 5 लाख है इसका 10% डिविडेंड होगा 50,000। ये 50,000 पहले मेथड के स्टेप 3C में भी काम आएगा और दूसरे मेथड के स्टेप 1C में भी काम आएगा। दोनों स्पेसिमेन जो है, स्पेसिमेन फॉर प्रॉफिट, पहला है ITD और दूसरा है TGD, दोनों में D आता है, ठीक है। तो 5 लाख पे 10% 50,000, ये पहले मेथड का ITD फॉर्मेट है, ये पहले मेथड का ITD फॉर्मेट है एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल का। तो इसमें भी 5 लाख का 10% 50,000 प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस होगा, मैंने लिखा है यहाँ पे 1 ईयर कंपल्सरी, तो 5 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 50,000, ठीक है। ये पहले मेथड के भी स्टेप 3C में आएगा और दूसरे मेथड में भी ये स्टेप 1C में आएगा। ITD में भी D होता है और TGD में भी D होता है। दूसरे मेथड का, सेकंड मेथड का स्टेप 1C, ये प्रेफरेंशियल डिविडेंड, ठीक है। अब यहां पे मैं माइनस करूंगा 5 लाख रुपीस का 10%, तो 5 लाख रुपीस प्रेफरेंशियल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 50,000 प्रेफरेंशियल डिविडेंड, दोनों स्पेसिमेन में माइनस होगा 50,000,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दी हुई है इसके बाद, दो अलग अलग टाइप के इक्विटी शेयर्स। ए टाइप का इक्विटी शेयर्स 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 40 पेड अप, 4 लाख। हमेशा जो आउटर कॉलम में अमाउंट होती है वो पेड अप कैपिटल होता है। तो आउटर कॉलम में जो 4 लाख है वो कैसे आया, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे तो 4 लाख आएगा। आउटर कॉलम में क्वेश्चन में जो आउटर कॉलम में कैपिटल दिया हुआ होता है वो हमेशा पेड अप कैपिटल होता है। तो 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये हमने जो पहली स्टेटमेंट बनाई है, स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ पेड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड कैपिटल, इस स्टेटमेंट में काम आएगा ये 10,000 शेयर्स और उसकी फेस वैल्यू है 100। 10,000 शेयर्स हैं, उनकी फेस वैल्यू है 100, ठीक है। उस 10,000 शेयर्स में दे 40 रुपीज पेड अप है। 10,000 शेयर्स हैं ऑफ रुपीज 100, उसमें दे 10,000 शेयर्स पे 40 रुपीज पेड अप है। तो बाकी का जो 60 रुपीज होगा वो अनकॉल्ड होगा। मतलब यहां पे आएगा 10,000 शेयर्स, यहां पे आएगा 10,000 शेयर्स और यहां पे आएगा 100 रुपीज फेस वैल्यू माइनस पेड अप 40 रुपीज। तो अगर 100 रुपीज में दे 40 रुपीज पेड अप होगा तो बाकी का 60 रुपीज अनकॉल्ड होगा। तो सबसे पहले आ गया हमारा फेस वैल्यू 10 लाख, उसमें दे पेड अप 4 लाख, तो अनकॉल्ड अमाउंट होगा 6 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी टाइप का इक्विटी शेयर, ठीक है, ये क्लियर है। 10,000 शेयर्स पे फेस वैल्यू 100 रुपए, उसे दे 10,000 शेयर्स पे 40 रुपीज पेड अप, बाकी 10,000 शेयर्स पे 60 रुपीज अनकॉल्ड। तो ये हमारी तीन मेन अमाउंट्स आ गई, 10 लाख, 4 लाख, 6 लाख। और बैलेंस शीट में जो आउटर कॉलम में दिया हुआ होता है वो ये वाला होता है 4 लाख। चलो अभी टाइप बी में लिखा है बी टाइप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब ये जो 6 लाख है ये फुल्ली पेड अप है। इसको डिवाइडेड बाय 10 रुपीज कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 60,000। इसको भी स्टेटमेंट में लिखते हैं 6 लाख डिवाइड बाय 10, 60,000। तो टाइप बी में टाइप बी में 60,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, और ये 60,000 शेयर्स सारा का सारा 10 रुपीज फुल्ली पेड अप है। तो 60,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, तो ये होगा 6 लाख, और 60,000 शेयर्स पे 10 रुपीज सारा का सारा फुल्ली पेड अप है 6 लाख, तो अनकॉल्ड अमाउंट होगा 0। तो 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0, 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0, तो अनकॉल्ड अमाउंट हुआ 0। अब इन सब का टोटल करेंगे, तो इन सब का टोटल कर लिया, ये 10 लाख और 6 लाख, तो ये टोटल होगा 16 लाख फेस वैल्यू। अब ये 4 लाख और ये 6 लाख, तो टोटल होगा 10 लाख पेड अप कैपिटल, और ये 6 लाख और ये 0, तो टोटल होगा 6 लाख, ये अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसके नीचे सब जगह पे फॉर्मूला लगा दिया है। जहां पे भी पेड अप कैपिटल चाहिए तो मैंने पेड अप का फॉर्मूला लगा दिया है, और जहां पे भी अनकॉल्ड चाहिए तो मैंने अनकॉल्ड का फॉर्मूला लगा दिया। मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा, जितना हो सके ये स्टेटमेंट अगर याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा। टाइप ए में 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, 40 पेड अप, ये याद रखोगे तो आगे पूरे स्टेटमेंट में मेरे को पूरी फाइल ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं करनी पड़ेगी। तो ये नंबर्स दिमाग में बिठा लो, टाइप ए में 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, 40 पेड अप, और टाइप बी में 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप, 10 का 10। तो टाइप ए में 100 में थे 40 पेड अप है, टाइप बी में 10 में थे 10 फुली पेड अप है, और नंबर ऑफ शेयर याद कर लो 10,000 और 60,000। ठीक है, ये फिलहाल अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि बार बार नहीं तो मेरे को फाइल ऊपर नीचे करनी पड़ेगी।
टाइप ए और बी के नंबर ऑफ शेयर्स याद कर लो, 10,000 और 60,000, ठीक है। टाइप ए में 100 में से 40 पेड अप है, इतना याद कर लो। टाइप बी में 10 में से 10 पेड अप है। चलो आगे। अब लायबिलिटी साइड पे रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस हम लोग कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, ये हम लोग कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। फिर दिया है 10% डिबेंचर्स 2,50,000, 10% डिबेंचर्स 2,50,000, ये हम लोग लायबिलिटीज में लिखेंगे। 10% डिबेंचर्स स्टेप 1 में 10% डिबेंचर्स 2,50,000, ये लेस लायबिलिटीज में आएगा। 10% डिबेंचर्स 2,50,000, और हम लोग इस 10% का कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो 10% है, ये 10% का कुछ भी नहीं, और 2,50,000 लायबिलिटीज में मैंने लिख दिया स्टेप 1 में। आगे फिर आप लोगों को दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज 1,35,000, इसको हम लायबिलिटीज में लिखते हैं। करंट लायबिलिटीज 1,35,000, इसको हम लोग लायबिलिटीज में लिखते हैं, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज जो है 1,35,000, ये लायबिलिटीज में लिखते हैं हम लोग। आगे और लायबिलिटीज में क्या दिया हुआ है, और लायबिलिटीज में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन फंड। लैंड एंड बिल्डिंग का मैंने लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस कर दिया है ऑलरेडी। मशीनरी का भी ऑलरेडी मशीनरी में से माइनस कर दिया है, ठीक है। अब जो भी सब कुछ सॉल्व करना है हमको खुद ही करना है। अब एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट हो गई हमारी, ओल्ड बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई। बेसिकली देखा जाए तो अभी करना सिर्फ बैलेंसिंग है, बट बैलेंसिंग में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। सुनते रहो। ये स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, इसमें पहले हम लोग एसेट्स का टोटल करेंगे, इक्वल टू सम फ्रॉम 8,10,000, सम फ्रॉम 8,10,000 टू 60,000, ये टोटल हो गया 19,95,000। 19,95,000 ये हमारे एसेट्स का टोटल हो गया। अब लायबिलिटीज का टोटल इक्वल टू सम फ्रॉम 2,50,000 टू 1,35,000। 2,50,000 और 1,35,000 इन दोनों का टोटल होता है 3,85,000, ठीक है। अब जो हमारा एसेट्स का टोटल था 19,95,000 माइनस लायबिलिटीज का टोटल 3,85,000 माइनस 5 लाख, तो ये आ गया 11,10,000। मतलब 19,95,000 माइनस 3,85,000 माइनस 5 लाख, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल आ गया 11,10,000। तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल आ गया, मतलब 19,95,000 माइनस 3,85,000 माइनस 5 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल आ गया 11,10,000। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल आया 11,10,000, इसको हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल 11,10,000, इसको हम स्टेप 2 में लेके आएंगे 11,10,000, तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, मतलब 11,10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100। 15 हम लोग पहले से ही लिख चुके हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ था 15%। अब यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा इक्वल टू 11,10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। 11,10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100, तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 1,66,500, 1,66,500, ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 हो गया। अभी स्टेप 3 एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। अब जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है एडजस्टमेंट्स। इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं थी कि कोई इनकम लिखना बाकी हो या कोई एक्सपेंस लिखना बाकी हो, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं थी। तो ये पूरा सेम मैं कॉपी कर दूंगा नीचे वाले टेबल में। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा 2008-9 से लेकर 11-12 तक, ये नीचे वाले टेबल में मैं सेम कॉपी कर दूंगा।
2008-9 से लेकर 11-12 तक, ये मैंने सेम कॉपी कर दिया। आगे अब प्रॉफिट जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 लाख, 450, 6 लाख, 650, ये भी मैं कॉपी कर देता हूँ नीचे सेम प्रॉफिट के कॉलम में। 4 लाख, 450, 6 लाख और 650, तो ये चारों साल का प्रॉफिट भी लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक्चुअली एडजस्टमेंट सॉल्व होती है, बट एडजस्टमेंट्स कोई भी थी नहीं। फिर ईयर 2008, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12 ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। प्रॉफिट भी चारों साल का 4 लाख, 450, 6 लाख, 650 ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है। अगर प्रॉफिट का ट्रेंड इंक्रीजिंग है, प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहा है, 4 लाख, 450, 6 लाख, 650 प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट करते हैं। वो मैं यहाँ पे नोट करके लिख के देता हूँ। Here the profit is increasing every year, that is increasing trend, so we should find weighted average profit, so we should find weighted average profit। यहाँ पे प्रॉफिट जो है हर साल बढ़ते जा रहा है। अब प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहा है, अगर प्रॉफिट हमारा हर साल बढ़ते जा रहा है तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट करेंगे। तो वेटेड एवरेज में प्रॉफिट का कॉलम क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेट्स का कॉलम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अगर वेट्स का कॉलम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो 1, 2, 3, 4, अगर वेट्स का कॉलम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वेट्स होंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब x मल्टीप्लाई बाय w, मतलब ये वाला 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1, 4 लाख, फिर 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 लाख, फिर 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 18 लाख, फिर 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 24 लाख। मैं कॉमास लगा देता हूं, जैसे दूर से भी क्लियरली दिखाई दे, तो मैं कॉमास लगा देता हूं सारे। ठीक है, तो सबसे पहले 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1, 4 लाख, फिर 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 लाख, फिर 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 18 लाख, फिर 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 26 लाख। अभी हमारा सिग्मा एक्स डब्ल्यू आ गया 57 लाख और ये सिग्मा डब्ल्यू 10। यहाँ पे हमारा सिग्मा एक्स डब्ल्यू आ गया, सिग्मा एक्स डब्ल्यू आ गया 57 लाख और यहाँ पे हमारा सिग्मा डब्ल्यू आ गया, सिग्मा डब्ल्यू आ गया 10। ठीक है, तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू आ गया 57 लाख और सिग्मा डब्ल्यू आ गया 10। तो ये 57 लाख वेटेड एवरेज प्रॉफिट में ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 57 लाख सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ये सिग्मा एक्स डब्ल्यू 57 लाख और सिग्मा डब्ल्यू 10। तो 57 लाख डिवाइड बाय 10, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 5,70,000। ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 5,70,000। ठीक है, अब ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 5,70,000, इसको हम स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट में लेके जाएंगे। इस 5,70,000 को हम लोग स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट में लेके जाएंगे। यहाँ पे हम पहले सब एरर आ रहा था, डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल ऐसा दबा रहा था, अभी तक ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 5,70,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 10,000, ये हमारा पहले से ही लिखा हुआ था 10,000, ये माइनस हो जाएगा, बाकी बचेगा 5,60,000। इस 5,60,000 पे हम लोग टैक्स माइनस करेंगे। अब मेरे हिसाब से कहीं पे भी टैक्स का परसेंटेज, शायद क्वेश्चन में टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया, ये रहा 50% दिया हुआ है, टैक्स का परसेंटेज दिया है 50%। टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया हो तो आपको अज्यूम करने का 50%। ठीक है, तो स्टेप 3C पे था मैं, स्टेप 3C। तो टैक्स जो होगा वो 50% होगा। 50% किसका, ये 5,60,000 का। तो 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100, 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100, तो ये होता है 2,80,000। ये 2,80,000 मैं माइनस कर दूंगा,
ये 2,80,000 में माइनस कर दूंगा 5,60,000 का 50%। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी लिख के देता हूँ। 5,60,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100, तो हमारा टैक्स आ जाएगा 2,80,000। फिर 560 माइनस 280, तो बाकी आएगा 280। ऑब्वियसली ये 560 माइनस 2,80,000, तो बाकी आएगा 2,80,000। फिर प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी हमारा पहले से ही लिखा हुआ है 50,000। ये फायदा होता है फॉर्मेट बनाने का, पहले से ही सॉल्व किया हुआ है। ये 10,000 हमने पहले ही लिख दिया था, ये 50,000 हमने पहले ही लिख दिया था। अभी हमने सिर्फ टैक्स कैलकुलेट किया 2,80,000। तो 570 माइनस 10 560, 560 का 50% 280, बाकी बचा 280, इसमें से 50 माइनस बाकी बचा 230। ये 230 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। ठीक है, ये 2,30,000 जो एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल आया, इसको लेके जाएंगे सुपर प्रॉफिट में। यहाँ पे 2,30,000 सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चाहिए, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना था, ये था एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था हमारा 166,500, 166,500। अब सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मैं ऐसे बोलता हूं ए माइनस ई, मैं ऐसे याद करता हूं ए माइनस ई, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो 2,30,000 जो ये वाला आया एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 166,500, बाकी बचेगा 63,500 सुपर प्रॉफिट। अब ये जो सुपर प्रॉफिट आया 63,500, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स परचेज कर देंगे, तो हमारा गुडविल आ जाएगा 1,90,500। अब ये जो 1,90,500 हमारा गुडविल आया, ये स्टेप 6 में काम आएगा 1,90,500, ये गुडविल की मार्केट वैल्यू। इसलिए मैं बोल रहा था मैंने सब जगह पे फॉर्मूला लगाए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा सारा। आपके पास लैपटॉप पीसी होगा नहीं एग्जाम में, आपको ये सारा लिखना पड़ेगा आपके आंसर शीट में। तो ये गुडविल की न्यू वैल्यू स्टेप 6 में काम आएगी 1,90,500। और ये स्टेप 1 का आंसर अगर आपको याद हो, स्टेप 1 का आंसर कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, इसका आंसर 11,10,000 था। ये भी एक्चुअली मैंने तो फॉर्मूला ही लगाया हुआ है, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेप 1 का आंसर 11,10,000, ये रहा स्टेप 1 का आंसर कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल। मैंने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, देखो ये H और ये 4716, तो ये H4716 का मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। ये देखो H4716 है, तो जितना ऊपर H4716 में आंसर होगा उतना यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगी। तो स्टेप 1 का आंसर मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, फिर स्टेप 5 का आंसर गुडविल की न्यू वैल्यू, फिर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हमने पहले से ही लिख दिया, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 90,000। इसके बाद अनकॉल्ड अमाउंट, ये भी मेरे फॉर्मूला लगाए हुए हैं। अनकॉल्ड अमाउंट जो है ये भी मेरे दोनों फॉर्मूला लगाए हुए हैं। अगर आपको याद हो तो टाइप ए में 10,000 शेयर्स था, 10,000 शेयर्स होते थे, 40 रुपीज पेड अप था। मैंने बोला था स्टार्टिंग में, याद कर लेना। एक बार मैं फिर से दिखाता हूं, एक बार मैं फिर से स्टेटमेंट ये वाली दिखा देता हूं। देखो टाइप ए में, अब मैं फिर से नहीं दिखाऊंगा, लास्ट टाइम बता रहा हूं। टाइप ए में 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच था, 40 पेड अप। टाइप बी में 60,000 शेयर्स था ऑफ 10 ईच, 10 पेड अप। अब मैं जिस स्टेप में मैं पहुंचा हूं स्टेप 6 में, उसमें मेरे को अनकॉल्ड अमाउंट चाहिए। तो टाइप ए में अनकॉल्ड अमाउंट कितना होगा 6 लाख, और टाइप बी में अनकॉल्ड अमाउंट कितना है 0। ठीक है, 6 लाख और 0 अनकॉल्ड अमाउंट। अनकॉल्ड अमाउंट ये था 6 लाख और 0। एक्चुअली मेरे सब जगह पे फॉर्मूला लगाए हुए हैं। 10,000 शेयर्स का फॉर्मूला लगाया हुआ है, 60 का फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो 10,000 शेयर्स थे टाइप ए के, उसमें से 40 पेड अप था, तो बाकी 60 होगा अनकॉल्ड। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 6 लाख। टाइप बी में 60,000 शेयर्स थे ऑफ 10 ईच, और वो 10 पूरा का पूरा पेड अप था, तो अनकॉल्ड अमाउंट होगा 0। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0। फिर ये सारी अमाउंट्स को प्लस कर देंगे, 11,10,000, 1,90,500, 90,000, 6 लाख और 0, इन सबको प्लस कर देंगे तो 19,90,500।
ये हमारा स्टेप 6 का आंसर आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स 19,90,500। अब क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं और दोनों की फेस वैल्यू अलग अलग है, तो स्टेप 7B होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है here step 7B will be done because more than one type of equity shares are given and their face values are different। एक से ज्यादा टाइप के इक्विटी शेयर्स दिए हुए और उनकी फेस वैल्यू अलग अलग है। एक की फेस वैल्यू 100 रुपए है, दूसरे की फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो हम लोगों को स्टेप 7B करना पड़ेगा। स्टेप 7B के अंदर भी स्टेप 7B1, 7B2, 7B3 ऐसे 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 7B1 तो ये होता है रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इफ फुली पेड अप। मेरे को पता है बहुत लेंदी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा तो आपका इंटरेस्ट उतना टूट जाएगा, इसलिए मैं एक ही पोर्शन में पूरा वीडियो बना रहा हूं। पहला मेथड ही लेंदी होता है, सेकंड मेथड बहुत छोटा ही होता है, तो प्लीज सुनते रहो और एक बार पूरा लिखोगे, 2-3 सम्स प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वेटेज होता है इसका अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनो ध्यान से। अब हम लोग रेशियो निकालेंगे टाइप ए और टाइप बी के इक्विटी शेयर कैपिटल का इफ फुली पेड अप। इफ फुली पेड अप मतलब इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कितना पेड अप था या कितना अनकॉल्ड था, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि फुली पेड अप है, टाइप ए भी और टाइप बी भी। तो टाइप ए में भी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, टाइप बी में भी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो टाइप ए में 10,000 शेयर्स थे ऑफ 100 ईच। ठीक है, अब उसमें से पेड अप 40 था, लेकिन यहाँ पे हम लोग 100 ही लिखेंगे। तो 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, ये होगा 10 लाख। टाइप बी में 60,000 शेयर्स थे ऑफ 10 ईच, ये होगा 6 लाख। तो 10 लाख और 6 लाख का रेशियो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब 10 लाख और 6 लाख का रेशियो होगा 10:6। ऑब्वियसली 10 लाख और 6 लाख का रेशियो क्या हुआ, 5-5-0 हटा दो, दोनों में से 5-5-0 हटा दो तो 10:6। अब 10:6, अब 2 की टेबल लगाओ, तो 2 5 और 2 3 मतलब 5:3, 5:3। ठीक है, तो पहले दोनों में थे 5-5-0 हटा दिए, तो 10 लाख और 6 लाख। फिर दोनों को 2 की टेबल लगाई, 2 की टेबल लगाई तो 5 और 3 2 की टेबल में 5 और 2 की टेबल में 3 मतलब रेशियो आएगा 5:3। अब 5:3 तो 5 + 3 हुआ 8, मतलब 5/8 और 3/8, तो रेशियो हुआ हमारा 5/8 और 3। ठीक है, तो फाइनली हमारा रेशियो आया 5:3। तो 5 और 3 दोनों का टोटल होता है 8, मतलब 5/8 और 3/8। फिर स्टेप 7B होता है, जो ऊपर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आया था, ये जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आया था फॉर शेयर्स 19,90,500, इसको हम दोनों टाइप के शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3 में। मतलब 19,90,500 मल्टीप्लाई बाय 5/8 और 19,90,500 मल्टीप्लाई बाय 3/8, मल्टीप्लाई बाय 5/8 और मल्टीप्लाई बाय 3/8। तो ये जो 19,90,500 आया, इसके हम 2 पार्ट्स कर देंगे। ये 19,90,500 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हो जाएगा 5/8। ठीक है, और यहाँ पे 19,90,500 मल्टीप्लाई बाय 3/8, 3/8 डन। तो ये दोनों टाइप का अलग अलग अपना अपना कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ये कैपिटल एम्प्लॉयड टाइप ए का आ गया और ये कैपिटल एम्प्लॉयड टाइप बी का आ गया। आगे अब दोनों का जो अपना अपना कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये टाइप ए का कैपिटल एम्प्लॉयड है 1244063, 1244063। ये टाइप ए का कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसको टाइप ए के नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करेंगे। सीधी बात है ना, ए का कैपिटल एम्प्लॉयड है तो ए के जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे उससे डिवाइड करेंगे। तो बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स ऑफ टाइप ए अपॉन, मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ टाइप ए माइनस अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर ऑफ टाइप ए। तो जितना कैपिटल एम्प्लॉयड आया था टाइप ए का 1244063, उसको डिवाइड कर देंगे ए टाइप के नंबर ऑफ शेयर्स से 10,000 से,
माइनस ए टाइप का जितना अनकॉल्ड अमाउंट हो, ठीक है। तो 1244063 डिवाइडेड बाय 10,000, ये होता है 124.406। 406 मतलब अप्रोक्सीमेटली 124.41 माइनस 60, तो इसका आंसर आएगा 64.41। डन। ये हमारा बुक वैल्यू आ गया ऑफ टाइप ए। अब इसी तरीके से सेम मेथड टाइप बी का, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया 746438, ये टाइप बी का कैपिटल एम्प्लॉयड है, डिवाइडेड बाय टाइप बी के शेयर्स माइनस अनकॉल्ड अमाउंट टाइप बी का। तो टाइप बी का कैपिटल एम्प्लॉयड आया 746438 डिवाइडेड बाय टाइप बी के शेयर्स 60,000 माइनस टाइप बी का अनकॉल्ड अमाउंट 0। तो 746438 डिवाइडेड बाय 60,000, तो ये आ रहा है 12.441, अप्रोक्सीमेटली 12.44 माइनस 0। तो 12.44 माइनस 0 इक्वल टू 12.44। ये आ गया हमारा बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ टाइप बी। ठीक है, मैं आंसर चेक कर रहा हूं, 64.41, 12.44। ओके, आंसर दिया हुआ नहीं है। ये इमेज जो है मेरे पास, इसमें आंसर की इमेज नहीं है, आप लोग चेक कर लेना। 99.99% मेरी कहीं पे कोई गलती नहीं है। अगर गलती हो, अगर आंसर मैच नहीं हो रहा हो, तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर देना, ठीक है। बट 99.99% मैंने कहीं पे कोई गलती नहीं की है। मेरे हिसाब से, मेरी लेवल से बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी आपको लगे कि आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो मेरे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर देना। ये पहला मेथड कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब हम टाइप ए की बुक वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी टाइप ए का, नंबर ऑफ शेयर्स भी टाइप ए के, अनकॉल्ड अमाउंट भी टाइप ए का। जब हम बुक वैल्यू टाइप बी की निकालेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी टाइप बी का, नंबर ऑफ शेयर्स भी टाइप बी के, अनकॉल्ड अमाउंट भी टाइप बी का। तो ये हमारा टाइप ए और टाइप बी दोनों का बुक वैल्यू सॉल्व हो गया, 64.41 और 12.44। यहां पे हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया। अब सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स। इसमें स्टेप 1A होता है एडजस्टमेंट्स। इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं थे, ये मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं पूरा। जो यहाँ पे स्टेप 3A और 3B था, ये पूरा मैं सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूं नीचे। ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन मैं कॉपी कर देता हूं। जो गुडविल में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो हमने पहले मेथड में स्टेप 3A और 3B किया था, वही सेम दूसरे मेथड में स्टेप 1A और 1B हो जाएगा यहां पे। ठीक है, 3A और 3B की जगह पे 1A हो जाएगा, बाकी सब सेम, और यहाँ पे 1B हो जाएगा, बाकी सब सेम। ठीक है, हियर द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। मैंने ऊपर से पूरा कॉपी पेस्ट किया, जैसा ऊपर लिखा हुआ था वैसा ही सब मैंने नीचे कॉपी पेस्ट किया। प्रॉफिट का ट्रेंड इंक्रीजिंग है तो वेटेड एवरेज निकालेंगे, फिर वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन सारी सेम, फिर वेटेड एवरेज का आंसर 570,000। इसके बाद हम स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे, मतलब यहाँ पे स्पेसिमेन होता है टीजीडी, यहाँ पे स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट होता है टीजीडी। तो टीजीडी में सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 5,70,000। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5,70,000। अब इसमें एक एक करके टीजीडी माइनस होगा, पहले टैक्सेस माइनस होंगे। टैक्सेस माइनस करने हमको 50%, तो 5,70,000 का 50%। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन भी लिख देता हूँ, 5,70,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100। तो 5,70,000 का 50% होता है 2,85,000। अब ये 2,85,000 हम लोग माइनस कर देंगे
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 2,85,000। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 2,85,000, इसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 2,85,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, जो ये 2,85,000 आया इसको मल्टीप्लाई बाय 20% कर देंगे। 2,85,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 57,000। ये 57,000 हम लोग माइनस कर देंगे, मतलब 285 माइनस 57, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा 2,28,000। ठीक है, सबसे पहले 570 माइनस टैक्स 285, मैंने कैलकुलेशन भी लिखी है साइड में, बाकी बचा है 285। फिर इस 285 का 20%, 285 का 20%, ये होता है 57,000। फिर 285 माइनस 57, तो ये आएगा 2,28,000। इसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करेंगे 50,000, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 50,000 माइनस करेंगे तो 228 माइनस 50,000, रिमेनिंग 178। ये 178 है हमारा एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स। इसको एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स को हम लोग लेके जाएंगे रेट ऑफ डिविडेंड में। ठीक है, स्टेप 1 का आंसर स्टेप 2 के न्यूमरेटर में आता है 178, ये रहा 178, ये 178 स्टेप 1 का आंसर स्टेप 2 के न्यूमरेटर में आएगा 178 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन ए टाइप का पेड अप कैपिटल। आप पहली स्टेटमेंट में देख लेना, ए टाइप में पेड अप था 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40, और बी टाइप में पेड अप था 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10। पेड अप कैपिटल चाहिए, पेड अप, फेस वैल्यू नहीं, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ए टाइप का पेड अप था 4 लाख, बी टाइप का पेड अप था 6 लाख, तो ये 1,78,000 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100, 1,78,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख प्लस 6 लाख, तो 4 लाख प्लस 6 लाख होता है 10 लाख। अब यहाँ पे हमारा परसेंटेज आ जाएगा 17.80%, तो 1,78,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10 लाख, तो ये 17.80% आएगा। अब ये जो 17.80% आया स्टेप 2 का आंसर, ये स्टेप 3 के न्यूमरेटर में आएगा 17.80%। जो पहले स्टेप का आंसर आया, सॉरी दूसरे स्टेप का आंसर आया, ये तीसरे स्टेप के न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड 17.80, ये यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा स्टेप 3 में। मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर में यहाँ पे भी 17.80, टाइप ए में भी, और यहाँ पे टाइप बी में भी 17.80 मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। आपको याद होगा ए टाइप में पेड अप वैल्यू पर शेयर 40 रुपए था, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर 40 रुपीज। आपको याद होगा ए टाइप में फेस वैल्यू 100 रुपए थी, उससे पेड अप 40 रुपए था। अच्छा, ये 17.8 17.8 दोनों में सेम। इसका टाइप ए का पेड अप है पर शेयर 40, टाइप बी का पेड अप पर शेयर है 10 रुपए, पेड अप वैल्यू पर शेयर 10 रुपए, और दोनों में डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इधर भी 15 और इधर भी 15। कहने का मतलब है 17.8 दोनों में सेम है, 15 वो भी दोनों में सेम है। सिर्फ पेड अप वैल्यू इसका टाइप ए का है 40 रुपीज पर शेयर, टाइप बी का है 10 रुपीज पर शेयर। बाकी 17.8 और 15 दोनों जगह पे सेम है, 17.8 और 15। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17.8 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 15, तो 17.8 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 15, ये होता है 47.47 मार्केट वैल्यू पर शेयर। अब टाइप बी में 17.8 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 15, तो ये होता है 11.87 अप्रोक्सीमेटली 11.87। तो ये दोनों की मार्केट वैल्यू आ गई पर शेयर, टाइप ए का 47.47, टाइप बी का 11.87। बस क्वेश्चन में वैसे यहां तक ही पूछा है, लेकिन मैं तीसरा मेथड भी सॉल्व कर दूंगा, लास्ट स्टेप फेयर वैल्यू मेथड। तो फेयर वैल्यू का फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। तो टाइप ए की बुक वैल्यू 64.41 आई थी, मेरे को याद है, और
टाइप बी की बुक वैल्यू 12.44 आया था, वो भी सही है। अब मार्केट वैल्यू टाइप ए का आया था, टाइप ए का मार्केट वैल्यू आया था 47.47, ये रहा 47.47 मार्केट वैल्यू टाइप ए का। टाइप बी का मार्केट वैल्यू आया था 11.87, ये रहा 11.87, ठीक है। तो दोनों का बुक वैल्यू दोनों मेथड में ऐसा ही है। फेयर वैल्यू में टाइप ए में टाइप बी में दोनों में फॉर्मूला सेम है, बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2, मतलब पहले मेथड का आंसर प्लस दूसरे मेथड का आंसर डिवाइड बाय 2। तो टाइप ए का बुक वैल्यू 64.41 आया था, मार्केट वैल्यू ये रहा 47.47, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। टाइप बी में बुक वैल्यू 12.44 आया था, मार्केट वैल्यू ये रहा 11.87 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू आ जाएगा। टाइप ए में 55.94 रुपीज पर शेयर, टाइप बी में 12.15 रुपीज पर शेयर। डन। पूरा क्वेश्चन पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। बहुत लेंथी था मुझे पता है, बट मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा सारा। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिख लेना सारा। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखना सारा बेटा। यहां से अभी लिखना स्टार्ट करो, यहां पे वीडियो रोक देना, इतना लिख लेना, कम से कम 5 या 6 पेज का आंसर होगा आपका।
कोई अगर वर्किंग नोट्स मैंने लिखे हों तो वो भी चेक कर लेते हैं। बस यही रूल्स हैं जो लास्ट क्वेश्चन वाले हैं, कुछ नया नहीं है। ये आप लोगों के लास्ट क्वेश्चन में भी लिखे हुए थे, नहीं लिखे हुए हो तो लिख लेना। ठीक है, अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो इस नंबर पे फोन या व्हाट्सएप कर देना, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा सारे। लिखना बहुत जरूरी है बेटा, लिखोगे तो ही समझ में आएगा, प्लीज लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।